हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। और आज ये हमारा पॉलिटी का छठा क्लास है। जिन्होंने अभी तक बाकी के 5 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में सेव है, आप सभी जरूर देखें, ठीक है। और आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। तो आज हम पढ़ेंगे रिट के बारे में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के आधार पर। और जो है यह जारी किया जाता है किसके लिए? तो यह जारी किया जाता है जिसका मौलिक अधिकार जो है उसे नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार जो है रिट जारी करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम अपने आज के टॉपिक रिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा कल का टॉपिक था जो हमने अपने 5वीं क्लास में पढ़ा था, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसका उल्लेख भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यह जो है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसको पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो आप सभी ने देखा था कि जो है पहले मूल संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस समय पे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन इसके बाद जो है 7वां जो संविधान था आपका संपत्ति का अधिकार, उसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। और जो है इसे कहाँ रखा गया? तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अब जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जो कि इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, लास्ट हमारा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर इसके बाद जो है हमने देखा क्या, हर एक टॉपिक यानी कि जो हमें 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है उन सभी से संबंधित जो आर्टिकल थे, हर एक आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको मैंने कल पढ़ाया था, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में। और जो है इसी को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अगर किसी भी नागरिक यानी किसी भी भारतीय व्यक्ति का अगर जो है मौलिक अधिकार जो है हनन होता है, यानी उसको जो है मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वह व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकार को पाने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस आधार पर जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन करने के लिए क्या जारी करते हैं? तो रिट जारी करते हैं। तो अब हम रिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और मैंने कल भी बता दिया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के अनुसार जारी करता है? तो 32। जबकि वहीं हाई कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति क्या है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो देखते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कितने प्रकार से? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और आप सभी से अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो शुरू हो रही है तो आप सभी जिस ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी करता है, इसका नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और रिट कितने प्रकार की जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है। तो पहला हो जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह जो है बंदी को सामने लेकर आओ, ठीक है। बंदी यानी जो आपका कैदी होता है उसको सामने लेकर आओ, ऐसा जो है आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। और इसी के अंतर्गत जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता की जांच करना। तो सुप्रीम कोर्ट ये जांच करता है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसकी जो है गिरफ्तारी वैलिड है या इनवैलिड, यानी उसको गिरफ्तार करने का सही रीजन है उसके पुलिस के पास, या फिर गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है? पुलिस और अदर अथॉरिटीज को जारी किया जाता है। तो यह पुलिस को जो है जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार का पहला रिट से हमें 3 पॉइंट क्लियर करना है। बंदी को सामने लेकर आओ। दूसरा पॉइंट हो जाता है व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जाती है। तीसरा हो जाता है पुलिस और अदर अथॉरिटीज को यह जारी किया जाता है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेकंड जो है जारी करता है, इसका नाम होता है परमादेश।
हम आदेश देते हैं, यानी यह सुप्रीम कोर्ट कहता है, कोर्ट का आदेश होता है, जन कर्तव्य के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यह जो है जन कर्तव्य के लिए, यानी अगर व्यक्ति के जो है अधिकारों को नहीं मिल रहा है और उसका जो है अधिकार कोई हनन कर रहा है, जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधिकारों को हनन किया जाए, या किसी अधिकारी द्वारा, या सरकार के द्वारा, या किसी निगम तथा अधीनस्थ न्यायालयों को भी जारी किया जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, चाहे वह व्यक्ति हो, अधिकारी हो, सरकार, निगम या अधीनस्थ न्यायालय हो, तो इस प्रकार का जो है आदेश जो है कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। आपका हो जाता है एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यह रिट जो है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो आपका परमादेश है यानी रिट जो है, यह किसके के लिए जारी नहीं किया जा सकता? तो यह जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है आप किसी के खिलाफ जो है परमादेश जारी कर सकते हैं, बट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है? तो प्रतिषेध में इसका मतलब हो जाता है रोक देना या मना करना, यानी टू फॉरबिड। इसका क्या मतलब हो जाता है? यह जो है कोर्ट टू कोर्ट जारी होता है। यह जो है मतलब कोर्ट से कोर्ट को ही जारी होता है, यानी जो है हाई कोर्ट जो है वह अपने नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको यह आदेश दे सकता है। तो कैसा देता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। तो कोई ऐसा मामला जो अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, जैसे कोई मुद्दा हो उस पर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इस पर जो है जो छोटे न्यायालय हैं इस पर वो अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो वह क्या करता है, उस पर उनको रोक लगा देता है कि तुम इस पर जो है कोई भी अपना फैसला नहीं सुनाओगे। यानी कि जैसे आपका राम मंदिर का मुद्दा हो जाता है, इस पर अगर कोई लोअर कोर्ट यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है अगर इस पर जो है फैसला कोई देना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह इसके फैसले से जो है जनता को या फिर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रतिषेध जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को इस तरह के फैसले देने से मना कर देता है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे के न्यायालयों को दिया गया आदेश को क्या कहते हैं? प्रतिषेध, यानी ऊपर से या नीचे दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना चौथा राइट क्या है, रिट क्या है? तो इसे कहते हैं उत्प्रेषण, यानी सर टेररी। ठीक है, सर टेररी इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? यह पूर्णतया सूचिता करना, यानी सूचित करना है, ये सूचिता नहीं है, सॉरी, पूर्णतः सूचित करना अथवा मंगवा लेना। यह भी जो है किसके लिए जारी किया जाता है? तो यह भी कोर्ट टू कोर्ट जारी किया जाता है। यह भी जो है कोर्ट से कोर्ट के लिए जारी किया जाता है। इसमें क्या है फिर देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा केस चल रहा हो जिसे ऊपर की कोर्ट को अपने पास मंगवा ले, तो इसका ये मतलब हो जाता है उत्प्रेषण के अंतर्गत ये होता है कि कोई अधीनस्थ यानी निचली अदालत में कोई ऐसा केस चल रहा हो जिसे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जो है यहाँ पे ये केस नहीं होना चाहिए, या फिर अगर चाहे तो उसे जो है डायरेक्ट उसको, सॉरी स्टूडेंट, इसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्या हुआ ना कि कोई आ गया था तो इसकी वजह से वीडियो में रोक कर फिर चला गया था बाहर काम करने से, मतलब कोई आ गया था तो उसके पास चला गया था, तो मुझे ध्यान नहीं कि मैं मतलब क्या समझा रहा था, बट इतना एक बार फिर से बता देता हूँ कि उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित करना अथवा मंगवा लेना। यानी अगर कोई केस जो है अधीनस्थ न्यायालय में है और जो है हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह जो है इस केस पर वह जो है चर्चा नहीं कर सकता है और जो है उसे जो है उस केस को जो है ऊपर अपने पास बुलवा लेता है। ठीक है, यानी उस पर जो है वह अपना अधिकार जताकर और उस केस को जो है अपने पास सुप्रीम कोर्ट मंगवा लेता है। तो इस तरह के केस को क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण। तो इस प्रकार के रिट जो है यानी कि जो केस नीचे है उसमें क्या करता है, उस केस को जो है ऊपर मंगवा लेता है। जबकि इस प्रतिषेध में क्या था कि जो है अधीनस्थ न्यायालय को जो है फैसला नहीं सुनाने दिया जाता था कि तुम इस पर फैसला नहीं सुना सकते हो। ठीक है, यानी कोई फाइल है
इस पर तुम जो है अपना फैसला नहीं दे सकते हो। ठीक है, इस फाइल को वो ऊपर नहीं मंगवाता था, उसे यहीं पर रोक देता था कि इस पर तुम फैसला नहीं सुना सकते हो। जबकि यहाँ पे क्या होता है, तो उत्प्रेषण में होता है कि यह लोअर कोर्ट से उस फाइल को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, यानी पूर्णतः सूचित करता है और क्या कहता है कि उस फाइल को मेरे पास दे दो। ठीक है, तो ये ऊपर मंगवा लेता है, तो वो ये जारी किया जाता है कोर्ट टू कोर्ट, और प्रतिषेध भी कोर्ट टू कोर्ट जारी किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है चौथा रिट। पांचवा देखते हैं और आखिरी है अधिकार प्रेक्षा यानी कियो वारंटो। कियो वारंटो इसका क्या मतलब होता है, किस अधिकार से, इसका मतलब होता है बाई हुइच राइट। इसमें क्या है, इसमें हो जाता है पब्लिक ऑफिस या ऑफिसर के लिए यह जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा यानी कि तुम किस अधिकार से यह काम किए हो, उससे ये पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो जो है किसी पोस्ट पर वो तैनात हो गया है। ठीक है, और किसी ने जो है शिकायत कर दी कि ये जो अफसर जो है इस पोस्ट पे बैठा है वह जो है किसी गलत तरीके से जो है गलत नियम कानून लगाकर इस पोस्ट पे बैठा है। तो इस ऑफिसर से जो है वो पूछ सकता है तुम यहाँ पे बैठे कैसे हो, तुमने क्या क्या जो है कैटेगरी अप्लाई करके यहाँ पे बैठे हो, उसका मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदमी अपना पूरा ब्यौरा देगा, अगर गलत तरीके से होगा तो इसको इस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यह जो है पब्लिक ऑफिसर ऑफिस या ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 5 प्रकार के रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अपने डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, यानी राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में। इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, और यह जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे डीपीएसपी का मोटिव यानी उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें जो है एक व्यक्ति थे और इन्होंने जो है संविधान लिखने में भी जो है भारतीयों की मदद करी थी, और ये एक ब्रिटिश आदमी थे। इन्होंने क्या लिखा था, तो इनका क्या नाम था, ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने लिखा था कि इसने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने किस भाग को कहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डीपीएसपी को कहा है। ठीक है, जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा है, तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को। ठीक है, यानी संवैधानिक अधिकार को कहा है। अब देखते हैं डीपीएसपी क्या है। अगर पूछे तो डीपीएसपी एक गोल है, इसको जो है राज्य को या व्यक्तियों को मिलकर जो है इस गोल को प्राप्त करना है। ठीक है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उस अनुच्छेद के अंतर्गत जितने भी कार्य या जिन भी चीज़ों का उल्लेख किया गया है उनको जो है राज्य के द्वारा प्राप्त करना है। राज्य सरकार और हम सभी को मिलकर वो गोल प्राप्त करने हैं, क्योंकि जनजीवन कल्याण के लिए डीपीएसपी में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उनके तहत जो भी कार्य उसमें उल्लेखित हैं उन सभी को जो है प्राप्त करना, यानी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ये सभी कार्य करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास है। तो डीपीएसपी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास है। अब इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण डीपीएसपी के अंतर्गत जो है कौन कौन से अनुच्छेद है इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण डीपीएसपी को जो है जो महत्वपूर्ण है इसको डीपीएसपी जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो जाता है गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा हो जाता है आपका समाजवादी सिद्धांत, तीसरा हो जाता है आपका उदारवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है आर्टिकल 40, 43B, 46, 47, 48, और इसके बाद समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39A, 42, 43A, और उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50, 51। तो ये हो जाते हैं जो डीपीएसपी के अंतर्गत, इनको 3 भागों में बांटा गया है। किसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल आते हैं ये देख लिया। अब हम शुरू करते हैं
जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिनसे हर बार जो है प्रश्न पूछा जाता है उसे ही हम पढ़ा देंगे, बाकी जिनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 37 में देखते हैं कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी डीपीएसपी जो है, अगर डीपीएसपी में जो भी लाभ दिए गए हैं अगर आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो आप जो है न्यायालय का मतलब न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डीपीएसपी कोई अधिकार नहीं है, यह एक गोल है, यह हम सभी को मिलकर इसे प्राप्त करना है। ठीक है। तो हम जो है न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं, यह जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। जबकि मौलिक अधिकार जो है अगर ये जो है नागरिकों को नहीं मिल रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या उल्लेख किया गया है? समान आजीविका का अधिकार। इसके बाद 39A में समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले क्या होता था, अंग्रेज जो है मान लीजिए कोई अंग्रेज है वह हेडमास्टर बन गया है और वहीं भारत का भी कोई व्यक्ति जो है हेडमास्टर बन गया है, तो दोनों की पोस्ट एक है, लेकिन क्या होता था इसको जो है मान लीजिए 5 रुपये दिया जाता था, तो इसी पोस्ट पर तैनात भारतीय को कितना रुपये दिया जाता था? 3 रुपये दिया जाता था। ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा 39A में। नेक्स्ट है 39A, ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल है। ठीक है। तो समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी किसी भी चीज़ के लिए जैसे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जो है समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा अनुच्छेद 39 के तहत। और यह जो है कार्य कौन करेगा? तो यह जो है गोल्स जो है कौन प्रदान करेगा? व्यक्तियों को या समाज में या पेड़ पौधों को, इसमें जो है राज्य अपना योगदान देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40, इसमें उल्लेख किया गया है पंचायती राज गठन का। पंचायती राज गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। और पंचायती राज का जो है गोल, यह भी एक गोल है। यह हमने कब प्राप्त किया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को हमने प्राप्त किया था। इसके बाद हमारा हो जाता है अनुच्छेद 44, ये 40 नहीं, ये 44 है, 44। इसमें क्या कहा गया है? समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी गलत काम करेगा या सभी के लिए जो है पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, यानी कोई अपने धर्म के आधार पर कि हमारे धर्म में ये लिखा गया हम इस तरह से करेंगे तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत उल्लेखित है। आप हमें क्वेश्चन करके, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनुच्छेद 44 सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा में। ठीक है। तो गोवा में जो है क्या लगा है? समान नागरिक संहिता। इसके बाद जो है अभी उल्लेख किया है किस राज्य ने कि हम भी अपने यहाँ पे जो है UCC लगाने वाले हैं, तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 45 में जो है उल्लेख किया गया है बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो यह जो है राज्य का दायित्व है कि अपने यहाँ के बच्चों को जो है अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दें। और यह जो गोल हमने कब प्राप्त किया था? यह गोल हमने प्राप्त किया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है। यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हमने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त किया था, जो कि अनुच्छेद 45 में यह उल्लेखित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 47। इसमें जो है पोषण व स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। ठीक है। पोषण व स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इसमें जो है राज्य को या फिर सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो है DPSP को लागू करने में मदद किया जाता है। तो पोषण यानी व्यक्ति को जो है पोषण व उनके स्वास्थ्य का जो है देखभाल करने का दायित्व तो राज्य या केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। तो इसके लिए जो है पोषण का अधिकार में जो है आप देख सकते हैं कि मिड डे मील योजना शुरू की गई है, यानी कि बच्चों को जो है मिनिमम इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। और इसके बाद जो है स्वास्थ्य का अधिकार के लिए आप सभी ने सुना होगा ये नाम, आयुष्मान भारत की शुरुआत की है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो पोषण से क्षण ऐसे करेंगे, देखिए 47 क्षण, तो ऐसे 47 से हो जाएगा पोषण, ऐसे थोड़ा सा मैच कराएंगे तो दोनों के शब्द एक जैसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
48 कृषि और पशुपालन संगठन, इसमें यह भी कहा गया है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या आप नहीं कर सकते हैं। यह उल्लेखित जो है किसमें किया गया है, तो 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का जो है उल्लेख किसमें है, तो 48 में है। जबकि 48A में क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण करना। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो 48A में। 49 में किसका उल्लेख है, तो राज्य का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा एवं संवर्धन करना, यानी कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका जो है देखभाल करने का कर्तव्य किसका है, तो यह राज्य का है। राज्य के अंतर्गत यानी कि जो राज्य के लोग हैं उनका भी यह दायित्व बनता है कि अपने यहाँ के स्मारकों की और जो सरकारी संपत्ति है उनकी रक्षा करना। तो यह किस बात में, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 50। इसमें जो है क्या कहा गया है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में। पता लिखते मतलब इतना लिखना पड़ता है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। न्यायालय एक बार लिखा तो फिर गलत हो गया, तो फिर यहाँ पे पालिका लिख दिया। मतलब माइंड में न्याय था, लेकिन क्या था ना कि न्याय यहाँ पे लिखना था, न्याय माइंड में था लेकिन मैं न्याय को भी कट कर चुका था, तो फिर पालिका यहाँ पे लिखा, तो इसको भी काटना था क्योंकि न्याय कहाँ पे लिखें, तो इसलिए पूरा काट के यहाँ से फिर से लिखा। तो 50-50 में क्या है, आप ऐसे याद करेंगे। देखिए 50-50 मतलब 50-50 का मतलब ये हो जाएगा, मतलब 25 इसको देंगे और 25 इसको देंगे। ठीक है, तो 25 हो जाएगा 50। तो 50-50 का उल्लेख ऐसे रखेंगे किसमें है, तो 25 कार्यपालिका 25 न्यायपालिका। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 51 यानी 51 में जो है उल्लेख किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेशी नीति की जो है हमारे ऊपर जब तक कोई दूसरा देश आक्रमण नहीं करेगा तब तक हम उसके साथ शांति मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 51 में। और विदेशी नीति हमारी कैसी होनी चाहिए, ये जो है हम खुद तय करेंगे। हमारे ऊपर जो है कोई दूसरा देश हमारी विदेशी नीतियों को तय नहीं कर सकता है। तो विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 51 में। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी क्या हमारे क्या जो है मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4A में है। ठीक है, तो भाग 4A में है और आर्टिकल जो है 51A है, आर्टिकल 51 है। और यह जो किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है USSR यानी USA से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यह हमारे संविधान में जो है, यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था इसको हम देख लेते हैं और किस समिति की सिफारिश पर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो पूछे कि जो है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को बताए थे, परंतु संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 से जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को 6 to 14 वर्ष तक की शिक्षा प्रदान करे। तो 11वां कौन सा कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य किसका है, प्रत्येक माता पिता का। और जो है यह जो है किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। नोट में देखते हैं मूल कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, तो यह 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्य बताए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8। अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य को कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था।
कि मौलिक अधिकार का, अगर आप सभी के किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन है हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको दोबारा पा सकते हैं, परंतु डीपीएसपी को नहीं पा सकते, क्योंकि डीपीएसपी जो है एक गोल है, यानी गोल्स है जिनको प्राप्त करना है, जिनको पाना नहीं है, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के माध्यम से सोचे कि मैं ये चीज़ पा सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाने लायक इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि यह गोल है। या हमें सभी को मिलकर, राज्य हो, केंद्र सरकार हो, या हमारे भारत के सभी लोग हों, इन सभी को मिलकर जो है डीपीएसपी में जो भी परिवर्तन दिए गए हैं उन सभी को पाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है लोकल गवर्नमेंट। इसमें जो है दो प्रकार की शासन व्यवस्था की बात कही गई है। पहला आपका हो जाता है ग्रामीण प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा हो जाता है हमारा शहरी प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज के बारे में, जबकि शहरी प्रशासन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नगर पालिका और नगर निगम के बारे में। तो ये हमारे लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत दो प्रशासन आते हैं। पहला आपका है ग्रामीण प्रशासन, दूसरा है आपका शहरी प्रशासन। अब जो है पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेखित किसने किया था, यानी कि यह नामकरण जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। पंचायती राज का नामकरण किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। उससे पहले देखेंगे कि जो है किन किन समितियों की सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किन किन समितियों के आधार पर जो है मांग की गई कि जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि जो है प्राचीन भारत में जो है स्थानीय शासन को लेकर लोगों के बारे में क्या मत था, और किस काल को जो है पंचायती राज का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। प्राचीन भारत में जो है चोल साम्राज्य अपने स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य अपने स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध क्या, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस काल को जो है, इस काल को पंचायती राज का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य को जो है स्थानीय शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और वर्तमान समय में देखेंगे, यानी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय जो है स्थानीय शासन की रूपरेखा क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में स्थानीय शासन की रूपरेखा गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में आई। तो स्थानीय शासन की रूपरेखा ब्रिटिश काल में किससे गवर्नर जनरल के समय में आई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्थानीय शासन का, भारत में स्थानीय शासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रिपन ने स्थानीय शासन से संबंधित प्रस्ताव को 1982 में पास किया। तो स्थानीय शासन से संबंधित प्रस्ताव को रिपन ने कब पास किया, तो 1882 में, जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्थानीय शासन का उद्देश्य, स्थानीय शासन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो स्थानीय शासन का उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके बारे में अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। तो ये हो जाता है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है। अब देखते हैं कि M.N. अग्रवाल कौन है। तो M.N. अग्रवाल हैं संविधान सभा के सदस्य थे। तो तत्कालीन संविधान सभा के सदस्य थे M.N. अग्रवाल, और इन्हीं के प्रयासों से
इनके प्रयासों से पंचायती राज को डीपीएसपी में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि पंचायती राज को डीपीएसपी में किसके प्रयासों से शामिल किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा MN अग्रवाल के प्रयासों से। जो है डीपीएसपी में जो है डीपीएसपी में पंचायती राज को किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, तो यह आर्टिकल है 14, आपको पता है। और जो है MN अग्रवाल के जो है प्रयासों से पंचायती राज को डीपीएसपी में शामिल किया गया है। डीपीएसपी में कोई भी सब्जेक्ट शामिल किया जाता है तो उसका मतलब होता है डीपीएसपी में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, वो एक गोल्स हैं जिनको हमें और राज्य को और सरकारों को मिलकर प्राप्त करना है। नेक्स्ट है आपका SK डे। ये कौन थे, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम पंचायती राज मंत्री थे। तो प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे, SK डे थे। नेक्स्ट है आपका कि 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। तो जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 में। और इसको शुरू किसने किया था, तो यह शुरू किया गया था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा यह स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो है यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि गांवों की स्थिति में सुधार करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है यह कार्यक्रम क्या रहता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। और यह जो है सपना किसका था, तो यह जो है बड़ी ही उम्मीद से जो है PM पंडित नेहरू जी ने यह जो है विकास कार्यक्रम शुरू किया था गांवों की स्थिति में सुधार करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह जो है क्या होता है, यह दुर्भाग्यवश से यह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद PT नेहरू जी क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के सुधार में यानी कि गठन करने के लिए एक समिति बनाने की जो है योजना मांगते हैं। तो फिर शुरू किया जाता है। आपको पता है कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है, किसके गठन में, पंचायती राज व्यवस्था के गठन में। अब हम पढ़ते हैं 1957 में क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। यानी जब जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम अनसक्सेसफुल हो जाता है तो PT नेहरू जी क्या कहते हैं कि पंचायती राज के गठन में जो है एक समिति बनाइए। तो समिति बनता है 1957 में। और यह जो है इस समिति के हेड कौन होते हैं, तो बलवंत राय जी होते हैं। तो इन्हीं के नाम पर जो है 1957 का बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसे पंचायती राज के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो पंचायती राज के संदर्भ में अपनी पहली रिपोर्ट किसने पेश करी थी, तो बलवंत राय मेहता जी। और इन्हीं के नाम पर जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसमें जो है बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता जी ने। और इसमें जो है 3 स्तरीय कौन कौन से बताए थे, पहला था आपका ग्राम पंचायत, फिर इससे ऊपर ब्लॉक या मंडल पंचायत, और तीसरा था आपका जिला पंचायत। तो इन 3 मंडलों की यानी 3 पंचायतों की बात किसने करी थी, बलवंत राय मेहता जी। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, तो 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर का यानी ब्लॉक पंचायत, और तीसरा था जिला पंचायत। तो सबसे निचले स्तर पर गांव से संबंधित आपका हो जाता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाता है ब्लॉक पंचायत या इसे क्या कहते हैं मंडल पंचायत, और जो है जिला स्तर पर हो जाता है जिला पंचायत। नोट करके देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार, यहाँ ठीक है, ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। इसे आप एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त 1959 में पंचायती राज को प्रायोगिक तौर पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्रा के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। यानी कि आप उसे कह सकते हैं एक अनऑफिशियली रूप में जो है सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, तो यह शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुरू किया गया था। कब, अगस्त 1959 में। लेकिन अगर ये पूछे ऑफिशियली तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा। तो सबसे पहले आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली रूप में
2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का आरंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। तो ऑफिशियली तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले से, और 2 अक्टूबर 1959 में। और ऐसा क्यों किया गया, 2 अक्टूबर को ही डेट क्यों रखी गई? आप सभी को पता है कि पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी जी का था, तो उन्हीं की स्मृति में जो है 2 अक्टूबर का डेट चुना गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का आरंभ राजस्थान जिले से, अगर स्टेट पूछे तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, और जिला पूछे तो नागौर जिला। फिर इसके बाद आपका चला जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। फिर है कि 1959 में ही राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ। तो राज्य के रूप में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ 1959 में। अगर जिला पूछे तो नागौर जिला राजस्थान का है। फिर देखते हैं कि पंचायती राज्य जो है इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तो संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन कौन सी समितियां समय समय पर बनाई जा रही थी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1977 में अशोक मेहता समिति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी और यह जो है किस पंचायत मतलब किस स्तरीय पंचायती की वकालत इसमें करी थी। तो 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई थी और इसमें द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज की वकालत की गई थी। ठीक है, तो 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता जी ने करी थी और द्विस्तरीय पंचायती राज का वकालत किसने किया था, तो अशोक मेहता समिति ने। इसमें जो है 2 स्तरीय कौन कौन से बताए गए थे, एक तो आपका ब्लॉक यानी मंडल पंचायत और दूसरा आपका जिला परिषद यानी जिला पंचायत। तो ये 2 स्तर बताए थे अशोक मेहता समिति में। फिर इसके बाद हो जाता है आपका 1985 में पीबी के राव समिति का गठन हुआ। तो पीबी के राव समिति का गठन कब हुआ था, तो इनसे संबंधित नहीं पूछेगा, हो सकता है इसको भी पूछ ले, क्योंकि इसमें जो है 4 स्तरीय पंचायती राज की वकालत की गई। तो 3 स्तरीय, 2 स्तरीय और 4 स्तरीय, ये 3 आपको याद रखना है। और जो है 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की वकालत किसने करी थी, तो पीबी के राव जी ने। और यह जो है समिति कब बनाई गई थी, तो 1985 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ था। ये जो है पूर्व जस्टिस थे और इनके ही नाम पर जो है एक समिति तैयार की गई, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 में। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, अभी तक आप सभी को मैंने बताया कि जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, ठीक है, इसे ऑफिशियली तौर पर सिर्फ लागू कर दिया गया था। इसे संविधान में इसके लिए कोई भी अनुच्छेद, कोई भाग या कोई अनुसूची नहीं था, ठीक है। यह सिर्फ जो है किसमें है, डीपीएसपी में था। और मैंने बताया है आपको कि डीपीएसपी में जो भी तत्व शामिल किए गए हैं वो एक गोल्स हैं, उनको जो है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और जो है स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा हम सभी को प्राप्त करना है। तो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो सबसे पहले जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किस समिति ने कही थी, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने कही थी। तथा इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत का गठन और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। तो वित्तीय संसाधन और न्याय पंचायत का गठन का भी बात किसने करी थी, एल.एम. सिंघवी समिति ने। और इसके 1 साल बाद जो है 1986 के 1 साल बाद यानी 87 को छोड़कर 88 में एक समिति फिर बनाई जाती है, पी.के. थुंगन समिति, ठीक है। तो पी.के. थुंगन समिति बनाई गई 1988 में, इसका गठन किया गया था और इसमें भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। और इन्होंने कहा था जो है हर जिले में यानी पूरे भारत के हर जिले में न्याय पंचायत का और वित्तीय संसाधन का जो है आयोग बनाया जाए। लेकिन अब ऐसा तो हुआ नहीं, इनका सिर्फ एक ही जो है जो ये था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यहीं पर जो है इसी बात पर जो है गौर किया गया, क्योंकि जो है इसके पहले भी एल.एम. सिंघवी समिति में भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई थी। तो इनके इसी बात पर जो है गौर किया गया और बाकी जो इन्होंने न्याय पंचायत की हर जिले में मांग करी थी वो किसी ने सुनी तक नहीं। नेक्स्ट है आपका 1989 में आप सभी को पता है कि भारत के जो है वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे।
तो इनसे संबंधित पढ़ लेते हैं। तो 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया, यानी 64वां संविधान बिल आया। इसमें जो है क्या हुआ, यह भी परंतु असफल हो गया। यह भी किस लिए आया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था था इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में 64वां संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन यह भी असफल हो गया। संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को नहीं दिला पाए। फिर क्या होता है, इसके बाद इनकी जो है हत्या हो जाती है, आप सभी ने सुना भी होगा। फिर इसके बाद जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। तो अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत के जो है राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ। ठीक है, तो यह राज्यसभा से पास हो गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी अब इसके लिए अनुच्छेद भाग अनुसूची सब बनाया जाएगा, क्योंकि अब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी जो डीपीएसपी में था वहाँ से जो है उठाकर जो है इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो यह गोल हमें प्राप्त हो जाता है कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद कब प्राप्त होता है, संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन 1952 में। उसके अगले साल ही 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज की वकालत की गई थी, वही वाला लागू किया गया था, ना कि अशोक मेहता का। ठीक है, तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज की वकालत करी थी, जबकि बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करी थी, तो वही लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपना लिया गया। अब कौन कौन सा था, मैंने बताया था ग्राम पंचायत, इसे जो है ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत, समिति पंचायत समिति या जनपद पंचायत भी कहा जाता है। और आपका तीसरा हो जाता है स्तरीय जिला पंचायत। तो आप याद रखेंगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। इस डेट को जो है 24 अप्रैल 1993 से जो है भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अब जो है इसे जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था, तो इसके लिए जो है संविधान में भाग जोड़े गए, अनुसूची बनी और अनुच्छेद भी बनाया गया। तो ये देखते हैं इसके लिए कौन सा भाग बनाया गया था। तो पंचायती राज को भाग 9 में रखा गया। इसके बाद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, तो यह ध्यान देंगे 243 से लेकर 243 ओ तक जो है अनुच्छेद में पंचायती राज को रखा गया है। और किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। यानी अगर अनुच्छेद में पूछे तो पंचायती राज के लिए कुल कितने अनुच्छेद बने हैं, तो 16 अनुच्छेद बने हैं। और पंचायती राज को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, और पंचायती राज के लिए हमारे देश में कुल कितने विषय बनाए गए हैं, तो 29 विषय भी बनाए गए हैं। पंचायती राज में कुल टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं शहरी स्थानीय शासन यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट। लेकिन हम आज नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए जितना पढ़ें उतना थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन हम उसको याद कर लें और समझ बूझ के ही पढ़ें। ठीक है, अगर आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई बड़े भाई जो भी समझ कर लाइक वीडियो शेयर जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं अपने शहरी स्थानीय शासन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।